हेलो स्टूडेंट्स, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज आप लोगों को मैं हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का सेट्स है, उसका हम 90 क्वेश्चन तक कर चुके थे। 91 से स्टार्ट करेंगे आज और 120 क्वेश्चन को आज देखेंगे और एक और पार्ट हिस्ट्री का आएगा नेक्स्ट डे। और हिस्ट्री को हम समाप्त करेंगे ज्योग्राफी का। और कल आज एक पॉलिटी का आपको क्वेश्चन मिल गया हो, क्वेश्चन का सेट पॉलिटी का। और हम इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये सब स्टार्ट करेंगे। जीएस से जितने भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपके पास होंगे। अश्विनी जीएस क्लासेस की तरफ से 200 क्वेश्चन का सेट्स आपके पास होगा। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं अपना। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्थानीय सेना की प्रथा किसने आरंभ की। तो देखिए, हम समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोगों का काम है कि आप लोग इसे लाइक शेयर करेंगे नहीं करेंगे, आपकी ये विश्वास पर निर्भर करता है। आपको ये क्लास कैसा लगता है, आपके क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, इसके अगर बिहाफ पर आप खुद ही लाइक करेंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय सेना की प्रथा किसने आरंभ की। तो इल्तुतमिश ने, रजिया ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो देखिए, स्थानीय सेना की प्रथा चलाने की स्थानीय सेना की प्रथा आरंभ किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और कुछ चीज़ें सुनेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो था, अपने चाचा का कत्ल करके गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठने से पहले ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दाग की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, अस्थाई सेना रखने का, अस्थाई बाजार की प्रथा, ठीक है, इसने क्या क्या चलाई है ये सुन लीजिए। अस्थाई बाजार की प्रथा, हुलिया दाग की प्रथा, घोड़ों की दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया रखने का प्रथा, अस्थाई सेना की प्रथा किसने चलाई है तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और दक्षिण भारत पर विजय करने वाला प्रथम शासक कौन रहा तो अलाउद्दीन खिलजी रहा। शासक बनने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी किस पोस्ट पर कह सकते हैं, किस पद पर था तो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसके बाद वो अपने चाचा का कत्ल करके गद्दी पर बैठता है। और अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक कह सकते हैं जिसने अपनी जो व्यवस्था थी, अपनी जो शासन व्यवस्था थी, उसमें सूफी संतों का हस्तक्षेप निषेध कर दिया। उसने जो मुस्लिम धर्मगुरु होते थे उनका उसमें हस्तक्षेप समाप्त कर दिया। और इसने क्या किया, दक्षिण पर विजय प्राप्त किया, सिकंदर ईशानी की उपाधि भी धारण की। तो इतना इनफ है अभी हमारे इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर और ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपको और बताते चलूँगी। 92 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की। तो एमबीटी जो है, इसको मूर्ख पागल शासक भी कहा जाता है। तुगलक वंश का सबसे कह सकते हैं कि सबसे फ्लॉप शासक माना जाता है एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 महत्वपूर्ण अपनी गलतियां की थी, जिसकी वजह से इसके मरने के बाद एक इस इतिहासकार क्या लिखते हैं कि आज जनता को शासक से, राजा से, और राजा को जनता से छुटकारा मिल गया। ठीक है, तो ये सब एमबीटी के लिए है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए है, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करता है। दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करता है। इसकी 5 प्रमुख गलतियां थी। दोआब में कर वृद्धि, राजधानी का हस्तांतरण, सिक्कों का बदलाव, सिक्कों में बदलाव इसने कर दिया था, और सैनिकों का एडवांस में इसने पेड कर दिया था। और कुछ सैनिकों को ठंडे के दिनों में ये चाइना के तरफ, जहाँ अभी हमारा गलवान सेक्टर, गलवान घाटी का मैटर चल रहा है ना, तो उस तरह उस समय के ठंडे के समय में सैनिकों को वहाँ चढ़ाई करने के लिए चाइना पर भेज देता। तो ये इसके 5 प्रमुख गलतियाँ मानी जाती हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, तुगलक वंश का सबसे फ्लॉप शासक। ठीक है, देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा जाता है। देखिए, ये भी मैंने अपने आपको कहा कि मूर्ख पागल इसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मैंने आपको अभी अभी ये क्वेश्चन बताया और अगला क्वेश्चन आपको मिल गया वही। देखिए, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। तैमूर लंग कौन था, तो ये एक मंगोल आक्रमणकारी था, तैमूर लंग। और तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ तो देखिए, नसरुद्दीन महमूद
मुबारक खिलजी, खिज्र खां या बहलोल लोदी। एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए बहलोल लोदी लिखा हुआ है। तो किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया? 94 नंबर क्वेश्चन, यानी कि नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा। नसरुद्दीन महमूद कौन था? तो ये गुलाब 5 जो प्रमुख शासन राज किए हैं दिल्ली की गद्दी पर, पहला तो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक वंश आता है। तो तुगलक वंश में ही रहता है नसरुद्दीन महमूद, जिसको हटाकर कौन तैमूर लंग क्या कहता है कि अपना एक प्रतिनिधित्व छोड़कर जाता है, खुद शासन नहीं करता है। खिज्र खान नामक एक अपने सैनिक को छोड़ के जाता है, उसका सैनिक प्रमुख रहता है, वही उसका शासन करता है। तो ये पूछ रहा है तैमूर लंग किसके शासनकाल में? तो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बहुत खून खराबा करता है, कत्लेआम मचाता है दिल्ली में, और अपना एक प्रतिनिधित्व छोड़ के जाता है, वहाँ खुद शासन नहीं करता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो यहाँ हमारा पूछ रहा है कि मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे कि जजिया कर किसने, यहाँ जजिया कर से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश का जो एमबीटी मरता है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसके चाचा के लड़के फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने की बात आई तो फिरोज तुगलक को जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वप्रथम जजिया कर तो मोहम्मद बिन कासिम, और जजिया कर हटाया किसने? तो अकबर ने हटाया, और फिर वापस से उसको औरंगजेब लगा देता है। ठीक है, तो ये जजिया कर से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो सिंचाई से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, सिंचाई कर किसने लगाया, नहरें किसने खुदवाई, पानी की व्यवस्था गाँवों में फसलों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की प्रणाली किसने लागू की, किसने इसको डेवलप किया, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरें खोदी गई, कुओं का निर्माण कराया गया? तो वो आंख बंद करेंगे आप, तुगलक वंश के शासक। तो तुगलक वंश में यहाँ देखिए 2 आता है, तो खिलजी तो दोनों, जियाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी तो कट जाएंगे। तुगलक वंश ने जितने भी काम किए, सिंचाई से रिलेटेड काम किए, किसी ने नहरें खुदवाने का काम किया, तो तुगलक वंश का काल था। और गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक सर्वप्रथम सिंचाई के लिए, देखिए सर्वप्रथम पूछ रहा है ना, तो सर्वप्रथम सिंचाई के लिए व्यवस्था किया किसने? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक। और यहाँ पे देखिएगा बच्चों, फिरोज शाह तुगलक, तो इसने भी सिंचाई के लिए व्यवस्था की। तो यहाँ 96 में, 1 मिनट आप देखिएगा, थोड़ा इस क्वेश्चन पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा हम भी कंफ्यूज है इस क्वेश्चन को लेकर। 96 नंबर क्वेश्चन को लेकर, फिरोज शाह तुगलक है गियासुद्दीन तुगलक, तो सर्वप्रथम लगाने की तो नहरें की खुदवाने की बात आती है, तो गियासुद्दीन तुगलक का नाम आता है। लेकिन इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में, एक बार फिर से उसे हम देखेंगे। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? अगर आपको उसके बारे में क्लियर अगर पता होगा तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 97 का आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा लिखता है तुगलक वंश का, ठीक है, रहता है। अब देखिए इससे रिलेटेड मुझे एक और पता था, देखिए यही क्वेश्चन पूछ लिया गया, गुलरुखी के नाम से किसने कविताएं लिखता, कौन कविता लिखता था? तो 98 का क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा फारसी अरबी का जानकार हुआ करता था सिकंदर लोदी, और वो क्या क्या करता था? तो कविताएं लिखा करता था, लेकिन किसके नाम से? गुलरुखी के नाम से। अब आपसे पूछा जाए कि मध्यकालीन भारत का सबसे पढ़ा लिखा राजा कौन रहा? तो एमबीटी, जो मूर्ख पागल जिसे हम लोग कह रहे थे ना, मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसे माना जाता है। गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी के से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया और अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर देता है दिल्ली से आगरा। तो कौन करता? सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी तो लोदी वंश का शासक हुआ करता है, एक प्रसिद्ध शासक, ठीक। 99 नंबर क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने आरंभ किया?
तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, देखिए इल्तुतमिश ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और इनमें से उपरोक्त सभी। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा सी, यानी MBT। मैंने अपने मोहम्मद बिन तुगलक को 5 उसके सबसे फ्लॉप जो कारनामे उसने किए जिसके वजह से वो मूर्ख पागल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसके उसको मूर्ख कहा जाने लगा। तो उसमें एक सांकेतिक मुद्रा भी थी, पंचमार मुद्रा को उसने हटाकर सांकेतिक मुद्रा, इस सांकेतिक मुद्रा से जानते हैं क्या हुआ, सारे जितने भी हम वो इसमें थे, उसके राज्य में रहने वाले थे, तो उसमें पंचमार मुद्रा की प्रथा थी, तो जिस पर राजा के द्वारा मुहर लगा देते, अब वो बदल दिया सांकेतिक मुद्रा। तो लोग क्या करने लगे, तो घर में भी उसकी छपाई चलने लगी सांकेतिक मुद्रा की, घर में भी लोग छापने लगे और भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 100वां क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिण भारत से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे, अष्ट दिग्गज मतलब 8 दिग्गजों का एक समूह, जैसे नवरत्न रहा करते थे अकबर के दरबार में, तो वैसे ही पूछ रहा दक्षिण भारत में अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे, कृष्ण देव राय, राम राय, हरिहर प्रथम, देव राय द्वितीय। तो कृष्ण देव राय यहाँ आंसर हो जाएगा 100 का, एक ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 101 क्वेश्चन में चलेंगे। 101 क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय ने दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री थे। तो कृष्ण देव राय के दरबार में कौन से यात्री आया था आपको बताना है। देखिए पहले के समय में क्या हुआ करता था कि पुर्तगाल से, चाइना से ये आया करते थे, यात्री आया करते थे। तो जिसके दरबार में पहुंचे थे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसके दरबार में कौन से यात्री आए, किसके दरबार में डच आया, पहला अंग्रेज कौन आया, तो ये सब आप देख के याद कर लेंगे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में आपसे अगर पूछा जाए तो 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 लोग आए थे, डोमिंगा एवं पायस। देखिए ऑप्शन डी में बोल रहा है ना, डोमिंगा एवं नूनिज, डोमिंगा पायस एवं नूनिज, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। 102 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है, अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है। 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। ठीक। 103 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं। विजयनगर साम्राज्य पहले सुन लीजिए किधर कहाँ का साम्राज्य को कहा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक बहुत ही फला फूला विकसित साम्राज्य माना जाता है, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई के द्वारा किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 या 5 ऐसे महत्वपूर्ण वंशजों का राज हुआ है। तालीकोटा का युद्ध 1765 ईस्वी में हुआ था, जिसके वजह से वो 5 भागों में विखंडित हो गया, टूट गया और 5 अलग अलग भागों में बट गया। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य खंडहर कहाँ से मिलता है, तो 103 का ऑप्शन सी बिल्कुल, यानी कि हम्पी कर्नाटक में मिलता है, दक्षिण भारत का राज्य था ना, तो कर्नाटक में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए आ गया 1565 ईस्वी का तालीकोटा का युद्ध, किस साम्राज्य का पतन हो गया, तो मैंने अभी अभी बताया विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है तालीकोटा के युद्ध से। 105 नंबर क्वेश्चन है, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत का दरगाह है। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख अब्दुल्लाह, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो 105 नंबर ऑप्शन है का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती का दरबार कहाँ है, तो अजमेर में। ठीक है। कबीर के उपदेशों का संग्रह है शब्द, बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये भी कट जाए, क्योंकि ये किसका है, तो सिखों का ग्रंथ है। ठीक है, तो कबीर के जो उपदेशों का संग्रह बीजक में मिलता है। ठीक, उनके कविताओं को शब्द कहा जाता था, तो शब्द में कहा उनका संग्रह को बीजक नाम से फेमस है, उनके संग्रह हैं जो हैं उनमें, जिनमें कविताओं का संग्रह रखा गया है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको जाता है, रामानुजाचार्य को, चैतन्य को, रामानंद को, मीरा को। 107 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि रामानंद को जाता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय। 108 नंबर क्वेश्चन है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन है, मीराबाई, चैतन्य, कबीर, रैदास। 108 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चैतन्य। अब इन सब क्वेश्चन को बच्चों में ज़्यादा डिस्क्राइब आपसे नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, इसको जैसे मैं आंसर बता रही हूँ, अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सब लोग आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे होंगे। कि टेस्ट समझ लीजिए, जिन क्वेश्चन को बताना है मैं थोड़ा बहुत उसको बताते चलूँगी, और जिन क्वेश्चन को डायरेक्ट उसको टिक करना है तो मैं उसको टिक करते चलूँगी, ज़्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, क्योंकि ये भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है, समझे।
तो भक्ति आंदोलन को हमें पढ़ने के लिए उसके लिए अच्छा खासा 1-2 घंटे का समय लगेगा। थोड़ा थोड़ा ऐसे करके बताने में समय बहुत ज़्यादा चला जाता है, आपका समय भी वेस्ट हो जाता है और क्वेश्चन भी कम होने पाते हैं। तो अभी हमारा एम क्या रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम टच करें। देखिए 109 नंबर क्वेश्चन है, नामदेव कहाँ के संत थे? बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो 109 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी कि नामदेव जो है महाराष्ट्र के संत हुआ करते थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, महाद्वैतवाद, इन सभी को आप एक बार यदि पढ़े होंगे तो जरूर देख लेंगे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? 110 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी कि शंकराचार्य बिल्कुल राइट हो जाएगा। शंकराचार्य बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए 111 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन एक क्लियर दिख रहा होगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? भिवानी में, लुधियाना में, जालंधर में, तलवंडी में। तो 111 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है? तलवंडी, महाराष्ट्र। 112 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने मुगल वंश का नींव डाला है भारत में। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 113, देखिए एक मिनट देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो देखिए बाबर लिखता है अपनी आत्मकथा और अब बाबर क्या करता है, बाबर जब इंडिया आता है तो बाबर कहाँ से भारत में घुसता है? तो खैबर दर्रा से घुसता है भारत में। और इसे बुलाता कौन है? तो इसे कौन बुलाने का काम करता है? तो हमारे जो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो सोच रहे थे, उनका ये मानना था कि पहले ये होता था कि आपसी राजा में बहुत फूट हुआ करता था। तो दिल्ली में जो शासक था, दिल्ली में जिसका शासन था, तो वो क्या चाहते थे कि आए कोई विदेशी आक्रांता आता और दिल्ली को लूट के तहस नहस बर्बाद करके चल जाता। इसी व्यू से उन्होंने क्या किया, तो बाबर को भारत में बुलाने का न्योता दिया, निमंत्रण दिया। और बाबर की स्थिति क्या थी? तो पहले से उसका, बाबर के जो पिता थे उमर शेख अब्दुल्ला, शायद उनका यही नाम है, उमर मिर्जा सॉरी। तो वो एक छोटे से जागीरदार के हुआ करते थे, जागीरी उनके पास हुआ करती है। और बहुत छोटे उम्र में ही, बाबर बहुत छोटा हुआ करता था तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और बाबर का जो वो छोटा सा साम्राज्य था वो भी उसके चाचा के लड़के, चाचा का दौरा उसको छीन लिया जाता है। उसके बाद वो बाबर भटकने लगता है और भटकते भटकते कहाँ आता है? तो खैबर दर्रा से प्रवेश करते हुए भारत में एंट्री करता है। अब भारत में एंट्री करते हुए बहुत सारा ऐसी चीज़ों को लेके आया, खेल खेलने की, बागों की लगाने की प्रथा, 2 प्रकार का ये खेलों को लेकर आया था। ठीक है, एक इसने छंद विकसित किया था और इसने अपनी तुजुके बाबरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? 113 का ऑप्शन बी यानी कि तुर्की भाषा में लिखी थी। बाद में उसका फारसी में भी अनुवाद कराया गया था। देखिए और 114 नंबर क्वेश्चन है, ये सब मध्यकालीन भारत का, मैं आपसे क्लासेस आपकी ली हुई हूँ। मध्यकालीन भारत से ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खान का निर्णायक पराजित किया? तो देखिए बाबर का बेटा होता है हुमायूं। बाबर बहुत कम समय के लिए भारत में अपना एक जीतता है, फिर वापस उसके हाथ से छीन जाता है। और हुमायूं जो होता है फिर उस पर भी संकट रहता है अपने साम्राज्य को बचाने का। ठीक है, तो हुमायूं का शेर शाह सूरी से एक निर्णायक युद्ध होता है, जिस युद्ध के बाद बाबर के वंशज हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपसे वही पूछ रहा है, तो हुमायूं जो होता है कितने युद्ध लड़ता है? तो लगातार किस युद्ध के बाद उसे बाहर कर दिया? तो देखिए खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, ये तीनों युद्ध 1500 ये सब हुमायूं के द्वारा लड़ी गई है। लेकिन ये तीनों युद्ध में हुमायूं का विजय होता है, तो इसको तो हटा दीजिए। किस युद्ध के बाद पराजय होता है किस शेर खां से? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेर खां से ऐसा पराजित होता है 1540 ईस्वी में कि भारत से शेर खां उसे खदेड़ देता है, बाहर कर देता है। शेर खान कौन है? तो शेर खां का उसके पिता की जागीरी रहती है सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। उसने अपनी पढ़ाई कहाँ पूरी की? शेर शाह का अपना उसका बाकी युद्ध की शैली, पढ़ने लिखने की उसका जो प्रक्रिया वो कहाँ समाप्त हुआ, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे।
देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन क्वेश्चन को हम फटाफट करेंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं मध्यकालीन भारत से, और यहाँ से क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछे जाएंगे आपके तो प्राचीन भारत से या आधुनिक भारत से। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो मैंने आपको अभी भी बताया, ससाराम में शेर शाह का मकबरा है। 117 नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? फैजी, अब्दुल फजल बदायूनी, अब्दुल रहीम खाने खाना। 117 का ऑप्शन है अबुल फजल। अबुल फजल क्या करता है? अकबरनामा की रचना करता है। 118 नंबर क्वेश्चन है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध का प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो अकबर के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। हुमायूं के बाद जब हुमायूं 1546 नहीं 56 ईस्वी में मर जाता है, तो उसमें अकबर की अवस्था 13 साल की होती है। कालिंजर के किले में ईंटों की सैया पर इसका बनाकर ईंट का क्या गद्दी पर इसकी राज्याभिषेक किया जाता है, क्योंकि पंजाब में उसमें गया होता है अकबर, और इसका संरक्षक होता है बैरम खां। तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर युद्ध लड़ता है, प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी की युद्ध। तो 1500 देखिए 56 इसमें मारा जाता है। कौन? तो अकबर का पिता हुमायूं सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर जाता है। तो 108 तो क्वेश्चन का अपना आंसर देखिए। तो अकबर का महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध होता है 10 से 15 साल तक के बैरम खां के संरक्षण में अपना शासन चलाता है। उसके बाद बैरम खां को मरवा दिया जाता है, उसको हज की यात्रा भेजकर रास्ते में उसको मरवा दिया जाता है, और अकबर के हाथ में पूर्णतः शासन आता है। तो 30 वर्षों के बाद अकबर की वो हुई राज्याभिषेक हुआ 1556 ईस्वी में, और उसके 1556 से 20 साल के बाद उसका युद्ध होता है 1576 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई? किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो देखिए अकबर जो होता है मुगल शासकों में, अकबर जो होता है इसके कारनामे बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं। जब अगर अकबर के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो तब आपको जरूर पता होगा। लेकिन जहाँ तक कि घंटी लगवाने की बात आई, न्याय की घंटी, तो ये जहांगीर लगवाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम होता है, और सलीम का नाम क्यों पड़ता है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में निम्न में से किस के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो देखिए जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का विकास हुआ, शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का विकास हुआ, ठीक है। चित्रकला, जहांगीर जो था ना उसे चित्रकला का बहुत शौक था, तो उसके शासनकाल में चित्रकला जो थी चरम सीमा पर थी, और शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला चरम पर थी, ठीक है। तो देखिए, और मैं एक बात बता दूं कि जहांगीर जो था, जहांगीर का नाम बचपन में सलीम था, और शेख सलीम चिश्ती हुआ करते थे जिनका मकबरा है सिकंदराबाद में। तो उनके ही दुआ से, अकबर का मानना होता है कि उनके ही दुआ से इनके उसे बेटे की प्राप्ति होती है जहांगीर की, और जहांगीर का इसीलिए वो नाम उन्हीं के नाम पर सलीम रख देता है। तो मैं ये एक क्वेश्चन का आपका आज ही इसको क्लियर कर दी। आज का देखिए वीडियो आपका बहुत लंबा हो गया, तो आज वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पे। सुबह सुबह आपको आज पॉलिटी का वीडियो मिल गया होगा 20-25 क्वेश्चन का, वो भी सेट है दमदार क्वेश्चन के साथ। पॉलिटी के स्टार्टिंग से क्वेश्चन आपको मैं करा है, जिस प्रकार से हिस्ट्री के मैंने प्रागैतिहास काल से क्वेश्चन उठाया, और अभी हम लोग मध्यकालीन भारत में पहुंचे हैं और आधुनिक काल तक की हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।